क्लास 11। ये वीडियो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के आत्मा किताब पाठ से है। पिछला वीडियो मैंने आपको आत्मा किताब से दिया था, उसमें एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर बता दिए थे। इस वीडियो में मैं पाठ की व्याख्या और सारांश आपको दोनों चीजें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सैयद हैदर रजा के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो पाठ आपकी पुस्तक में दिया है आत्मा किताब नाम से, ये सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा किताब का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी जी ने किया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में हमें बताया है। देखिए, उनका जन्म हुआ था सन 1922 में बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर्जेरिया स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक एग्जीबिशंस उन्होंने आयोजित की। उसके बाद 1950 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति मिलने पर फ्रांस चले गए और वहां पर अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया मुहावरा दिया, उसमें हैदर रजा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। रजा सिर्फ इस वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उसमें हुसैन, सूजा और रजा का नाम अगली श्रेणी में आता है। हुसैन बहुत घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला का मेल है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहां की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बाद भी रजा ठेठ भारतीय कलाकार हैं। अब जो पाठ्यपुस्तक में उनके बारे में लिखा है, हम उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, रजा को नागपुर स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान मिला और 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता भी मिली, जिसे कि हम डिस्टिंक्शन कहते हैं। पिता उस समय रिटायर हो गए थे, इसलिए इन्हें अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी और 1943 में महाराष्ट्र के गोदिया में इन्हें ड्राइंग अध्यापक की नौकरी मिल भी गई। इसके 1 महीने बाद मध्य प्रांत से इन्हें छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति इन्हें इसलिए मिली थी कि इन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ेगा या लेना चाहिए, या उनका मन था लेने के लिए। अमरावती जो महाराष्ट्र में स्थित है, उस स्कूल से त्यागपत्र दे दिया और मुंबई चले गए, लेकिन तब तक स्कूल में दाखिले बंद हो गए थे, इसलिए इनकी छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें ड्राइंग अध्यापक के तौर पर अकोला में नौकरी की ऑफर की, लेकिन इन्होंने बॉम्बे से लौटना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वहां के लोग, वहां का परिवेश, वहां की आर्ट गैलरियां रजा को बहुत ही अच्छे लगे थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में रजा को एक डिजाइनर की नौकरी भी मिल गई थी। डिजाइनर की नौकरी मिल गई, 1 साल उन्होंने बहुत मेहनत की। इसके बाद स्टूडियो के मैनेजर और मालिक ने इन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया, जहां पर ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तर में काम करते। उसके बाद पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते, उसके बाद जेकब सर्कल जाते, जहां वो रहते थे। रहने के लिए भी एक ऐसा स्थान था जहां इनके भाई के एक जानकार टैक्सी ड्राइवर ने इन्हें रहने के लिए या कहिए रात में सोने के लिए स्थान दे दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि वो रात में टैक्सी चलाते हैं, इसलिए रात में ये वहां जाकर सो सकते हैं। लेकिन वहां पर एक दिन एक घटना घट गई। ये रात में 9 बजे जब लौट कर आए तो देखा इनके कमरे के दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। घबरा गए, पूछा क्यों, पता चला कि कहीं पर एक मर्डर हो गया है। सुबह जाकर पुलिस कमिश्नर से मिले, उससे बताया कि वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। कमिश्नर ने बताया कि उनका शक टैक्सी ड्राइवर या रजा पर नहीं है। पता भी चल गया है कि ये मर्डर कहाँ हुआ और कैसे हुआ। अगले दिन जलील साहब को इन्होंने सारी बताई कि किस तरह से उनके कमरे पर पुलिस वाला आया था। उन्होंने इन्हें आर्ट डिपार्टमेंट में एक कमरा दे दिया, लेकिन वहां पर फर्श पर सोना पड़ता था। लेखक फर्श पर सोता और रात रात भर गलियों के चित्र बनाता और स्केच करता रहता। इनकी इस बात से इम्प्रेस होकर जलील साहब ने एक कमरा इन्हें अपने भाई के यहाँ दे दिया। उनकी योजना थी कि अगर रजा उनके यहाँ काम करते रहेंगे तो उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया जाएगा। यहाँ आकर भी रजा ने बहुत मेहनत की। 4 वर्ष की मेहनत रंग लाई और 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक इन्हें मिला। इस सम्मान को पाने वाला वो सबसे कम उम्र का कलाकार था। 2 साल बाद उन्हें फ्रांस की सरकार से छात्रवृत्ति मिल गई। लेखक के 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए, लेकिन लेखक को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो कोई जाना माना कलाकार नहीं था। अगले दिन उन्होंने इस बात की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी। उनके चित्रों की बहुत ही तारीफ हुई।
इससे पहले बहुत सारे चित्र प्रदर्शित हो चुके थे, लेकिन रजा नाम के छात्र के जो चित्र हैं वो बहुत अच्छे हैं, समीक्षा में ऐसा कहा गया। उनके 2 चित्र 40-40 रुपए में बिक गए। उन्होंने लिखा है कि एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर से उनकी भेंट हुई। समय के साथ साथ चीजें बदलती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने इन्हें काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। वो उनके स्टूडियो में चित्र बनाता और शाम में उन्हें दिखाता। वो उसका इम्प्रूवमेंट करते और उसके सारे चित्र खरीद लिया करते थे। अब लेखक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब वो नौकरी किए बिना भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकता था। 1947-48 लेखक के लिए बहुत ही कठिन वर्ष था, क्योंकि इस साल उसके माता पिता गुजर गए थे, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और देश विभाजन हो गया था। पिता के गुजर जाने के बाद 25 साल की उम्र में लेखक पे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उठाने के काबिल अभी नहीं थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा। इस सब से उबरने के लिए वो काम में लग गए। 1948 में उनका जाना श्रीनगर हुआ, जहां पर उनकी ख्वाजा अहमद अब्बास से भी मुलाकात हुई। उस समय कश्मीर पर कबीलों का आक्रमण हो गया और सभी लोगों की चेकिंग हुआ करती थी। शेख अब्दुल्ला का पत्र इनके पास था। एक बार इन्हें भी रोक लिया गया। जब इन्होंने बताया कि ये बाहर से आए हुए हैं तो इन्हें छोड़ दिया गया। श्रीनगर की यात्रा के दौरान लेखक की भेंट फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिके बेसा से हुई। उन्होंने इनके चित्र देखने के बाद जो टिप्पणी की वो बहुत ही इनके लिए इम्पोर्टेंट हुई। उन्होंने इन्हें बताया कि इनके अंदर प्रतिभा तो जरूर है, लेकिन इनके चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। उन्होंने ये भी समझाया कि चित्र इमारत की तरह होते हैं, जिसमें आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत सब कुछ होता है, तब जाकर वो चित्र टिकता है और इनको सेजा का काम ध्यान से देखना चाहिए। उनकी टिप्पणियों का रजा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बम्बई लौटने के बाद इन्होंने फ्रेंच सीखने की कोशिश की और उसके लिए इन्होंने अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने इनसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला की सेवा क्यों नहीं करते और कला का अध्ययन क्यों नहीं करते? रजा ने बताया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिक अधिकार है और फ्रेंच पेंटिंग्स उन्हें बहुत अच्छी भी लगती हैं। तब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा पसंदीदा कलाकार कौन है? तब इन्होंने बताया सेजा, वान गांग, गोगा, पिकासो, मातीज, शाकाल और ब्रॉक इनके पसंदीदा कलाकार है। लेकिन पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जब इनसे पूछा गया तब इन्होंने बताया कि पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। इनकी बातचीत से वो इतने प्रभावित हुए कि इनकी 2 साल की छात्रवृत्ति मिल गई और ये फ्रांस चले गए। 2 अक्टूबर 1950 को ये फ्रांस पहुंचे और पेरिस में इनका जीवन प्रारंभ हुआ। बंबई में रहते हुए इनके पास एक शक्ति थी, एक ऊर्जा थी, लेकिन काम करने का जुनून इनके ऊपर फ्रांस जाकर ही हुआ। इसके बाद इन्होंने अपने घर के परिवार के लोगों से, युवाओं से कहना शुरू किया कि पेंटिंग सीखने के लिए या कोई भी कार्य सीखने के लिए उन्हें मन से लगना पड़ेगा। अगर संकल्प अधूरा होता है तो कोई कार्य भी नहीं हो पाता। एक जहरा जाफरी के अलावा किसी पर भी इनकी इस बात का असर नहीं हुआ, केवल वही अपने काम में लगी रही। लेखक कहते हैं बचपन जीवन का पहला चरण है और एक जागृति है, लेकिन उनके जीवन में जो बंबई वाला दौर था वही जागृति का दौर था। उसमें कई प्रॉब्लम्स थी, कई मुसीबतें थी, उन्हें अपनी आजीविका भी कमानी थी, क्योंकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, समय पर पैसा ही काम देता है। स्थिति काफी कठिन थी, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने अपने माता पिता और महात्मा गांधी को खो दिया था। तो इस प्रकार से ये आपकी पाठ की व्याख्या हो गई। अब इस पाठ का सारांश मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताती हूँ। लेखक जीनियस था, उसको स्कूल में 10 विषयों में से 9 विषयों में डिस्टिंक्शन मिली। इसके बाद उनको छात्रवृत्ति भी मिल गई। परिवार में जरूरत थी काम करने की, क्योंकि फादर रिटायर हो गए थे, इसलिए उन्होंने नौकरी कर ली ड्राइंग अध्यापक की। लेकिन जब उनको छात्रवृत्ति मिली तो वो छात्रवृत्ति इस कारण मिली थी कि बॉम्बे जाकर वो आर्ट्स को सीखेंगे। जे आर्ट बॉम्बे स्कूल में दाखिला लेंगे, इसलिए उनको छात्रवृत्ति मिली थी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो देर हो चुकी थी, इसलिए छात्रवृत्ति उनकी वापस ले ली गई। यहाँ आकर उन्होंने अकोला में नौकरी कर ली। उसके बाद उनको फिर बंबई जाने का मौका मिल गया। वो बंबई गए, फिर वहां से वो नहीं लौटे, क्योंकि वहां के लोग, वहां की आर्ट गैलरीज, वहां का सारा वातावरण उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिर लौटने की बात ही नहीं की। वहीं रहने लगे। तमाम परेशानियों को देखते हुए, रहने की समस्या, पैसों की समस्या, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, सोने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर का
रात में एक कमरा मिल गया, वहाँ रहते रहे। जलील साहब ने, श्री हुसैन ने उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की और इम्प्रूव करते करते एक दिन उनके चित्र को एक इनाम भी मिल गया, लेकिन उनको उसमें नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक जाने माने कलाकार नहीं थे। सोचने की बात है कि जिसको स्वर्ण पदक मिला हो वो कलाकार उसमें खुद उपस्थित ना हो, क्योंकि वो कोई नामी नहीं था। और वहाँ के उनके 2 चित्र 40-40 में बिक गए। उनके जो मेंटोर थे उन्होंने उनके सारे चित्रों को खरीदना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वो अपनी फीस जुटा पाए और फिर उनको फ्रांस जाने का मौका मिल गया। उन्होंने उसी लिए भाषा भी सीखी ताकि सरलता हो पाए। युवाओं से उनका कहना यह है कि उन्हें किसी भी काम करने के लिए जुनून होना चाहिए। आत्मा का ताप का अर्थ ही यह है कि काम करने की लगन, काम करने का जुनून, काम करने का मन होना चाहिए। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों वो कार्य को कर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, जैसे 1947-48 में उनके माता पिता को गुजर जाना, भारत का विभाजन, महात्मा गांधी का दुनिया से चला जाना, ये सब चीज़ों ने उन पर बहुत असर डाला। लेकिन उसके बाद भी उनका कहना यह है कि हमें किसी काम को करने के लिए कोशिश अवश्य करनी चाहिए। धन जरूरत के समय काम आता है, लेकिन साथ साथ अपनी कला को भी निखारना चाहिए। उदासीनता से हम पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इस पाठ की हो गई समरी। प्रश्नोत्तर आपको पिछले वीडियो में मिल चुके हैं। पाठ की रीडिंग आप एक बार ध्यान से कीजिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर को याद भी कीजिएगा। थैंक यू।